तो बच्चों, आज हमारे फिजिक्स की जर्नी कहाँ जाएगी? आज हमारे फिजिक्स की जर्नी जाएगी एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हीट इंजन से रिलेटेड है, उसको उस पे जाएगी। हम लोग उस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था, किस पे किया था? पिछले हम लोग जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज हम लोग उसके आगे चल रहे हैं हीट इंजन पर। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। वह डिवाइस जो हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है जनरेटर, सेकंड हीट इंजन, थर्ड मोटर, फोर्थ है ऑल ऑफ एबव। तो आपने पढ़ा हुआ है इसको, तो आप बताओ हमें कौन सा डिवाइस हो सकता है इसमें? जनरेटर ना, जनरेटर जनरेट करता है ना, मोटर भी नहीं होगा। कौन सा हमारा? हीट इंजन, कॉल नॉट हीट इंजन। क्लियर? अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ए कॉर्नॉट साइकिल कंटेन्स। अब आपने कॉर्नॉट साइकिल पढ़ा हुआ है, कॉर्नॉट साइकिल पढ़ा हुआ है, कैसे आपको याद होगा कॉर्नॉट साइकिल? आपने पढ़ा है ऐसे, आपने क्या किया? ऐसे 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 और फिर ऐसे गए हो ना साइकिल प्रोसेस में, ऐसे ऐसे। तो आपको याद होगा कॉर्नॉट साइकिल में दो आइसोथर्मल प्रोसेस होता था, दो एडियाबेटिक प्रोसेस होता था। ये आइसोथर्मल, ये एडियाबेटिक। याद आया आपको? तो आपके क्या होता है? दो आइसोथर्मल और दो एडियाबेटिक। देखो कैसे होगा, देखा, एक कॉर्नॉट साइकिल कंटेन्स टू आइसोथर्मल प्रोसेस, टू एडियाबेटिक प्रोसेस, टू एडियाबेटिक एंड टू आइसोथर्मल प्रोसेस, टू एडियाबेटिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ऑप्शन क्या है? टू आइसोथर्मल एंड टू एडियाबेटिक प्रोसेस, या टू एडियाबेटिक प्रोसेस टू आइसोथर्मल। तो ऑप्शन सी सही है। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? ए कॉर्नॉट्स इंजन वर्क बिटवीन टू टेम्परेचर T1 एंड T2, T1 इज ग्रेटर देन T2। इसका मतलब T1 क्या है? आपका सोर्स है, और T2 क्या है? सिंक है। टू इंक्रीज इट्स इफिशियंसी, T1 and T2 both should increases, T1 and T2 both should decreases, T1 increases and T2 decreases, और T1 increases and T2 decreases। तो आप हमको बताओ क्या हो सकता है? आपको मालूम है कि इसकी इफिशियंसी क्या होती है? इसकी इफिशियंसी होती है ईटा इज इक्वल टू, ईटा इज इक्वल टू क्या होता है? वन माइनस, ईटा इज इक्वल टू क्या होता है? वन माइनस T2 अपॉन T1। ईटा इज इक्वल टू वन माइनस T2 अपॉन T1, वन माइनस T2 अपॉन T1। अब आप साफ साफ देख रहे हो बेटा कि अगर T2 की वैल्यू यहाँ पे कम से कम होगी, माने डिक्रीज करेगी, तो सीधी बात है ईटा की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि वन में से सब्ट्रैक्ट किया गया है। ये जितना लोअर होगा ये उतना ही लोअर होगा। जैसे हमने कहा ना T2 और कम हो जाए, तो T2 जितना ही लेस देन T1 होगा, लेस देन T1, उतना ही ईटा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है बेटा? हमें बताओ कि ये यहाँ पे साफ दिख रहा है, ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा ये जितना ज़्यादा घटेगा। इसका मतलब T1 इंक्रीज करे और T2 डिक्रीज करे। तो ऑप्शन थर्ड सही है। कौन सही है? ऑप्शन थर्ड। क्लियर? कैसे हुआ आपका? ये देखिए, ईटा इज इक्वल टू वन माइनस T2 अपॉन T1। अब ये जितना ज़्यादा कम होगा, ये जितना ज़्यादा अधिक होगा, उतनी ही इसकी वैल्यू क्या होगी? कम आएगी। और ये तब उतने वन में सब्ट्रैक्ट करोगे तो वन में सब्ट्रैक्ट करोगे उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा आएगी। ये न्यूमरेटर और ये न्यूमरेटर है और ये क्या है? डिनोमिनेटर। चौथा क्वेश्चन क्या है? थ्योरेटिकली इफ द efficiency of Carnot engine, theoretically if the efficiency of Carnot engine is 100%, if the temperature of sink is 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 केल्विन, 100 केल्विन। अरे ये तो वही क्वेश्चन दोबारा हो गया है, देखो कैसे। अब ध्यान दो, ईटा इज इक्वल टू वन माइनस T2 अपॉन T1, और ये आपका क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि केल्विन में मेजरमेंट होगा। और ये जितना ज़्यादा डिक्रीज करेगा, जितना ज़्यादा डिक्रीज करेगा उतनी इसकी इफिशियंसी अधिक होगी। इफिशियंसी कितनी दी हुई है यहाँ पे? 100%। तो अगर इफिशियंसी 100% है, इसका मतलब ये क्या होगा? एब्सोल्यूट जीरो। कैसे? ईटा इज इक्वल टू वन माइनस जीरो अपॉन T2 इक्वल टू वन माइनस जीरो। और परसेंटेज इफिशियंसी कैसे निकालोगे? इसमें 100 का क्या करोगे? इसमें 100 का क्या करोगे? मल्टीपल कर दोगे। कैसे? ईटा इज इक्वल टू, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको, देखिए, ईटा इज इक्वल टू वन माइनस T2 अपॉन T1। अगर ईटा इज इक्वल टू वन माइनस T2 को अगर हम जीरो कर लें और ये T1, तो सीधी बात है कि वन माइनस जीरो आ गया, ये इसका मतलब वन आ गया। तो परसेंटेज इफिशियंसी क्या हो गई? वन इंटू 100 इज इक्वल टू 100%। तो ये 100% कब आई? 100% तब आई जब T2 की वैल्यू क्या है? 0 केल्विन। कितनी है? 0 केल्विन, यानी कि ऑप्शन सी सही है। क्लियर? अब आते हैं,
A reversible engine and irreversible engine are working between the same temperature. The efficiency आप जानते हो कि रिवर्सेबल इंजन थ्योरेटिकल इंजन है, and no engine can be more efficient than the Carnot engine. Carnot engine रिवर्सेबल इंजन है। इरिवर्सेबल इंजन में कुछ ना कुछ क्या होती है, एनर्जी की लॉस हो जाती है। इसका मतलब साफ है कि द रिवर्सेबल इंजन इज स्मॉलर, हो ही नहीं सकता। रिवर्सेबल इंजन से ज़्यादा इफिशियंसी किसी की होती ही नहीं है। द इरिवर्सेबल इंजन इज स्मॉलर, यही सही लग रहा है, आगे भी देख लेते हैं। द टू इंजन इज सेम, हो ही नहीं सकता। रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल दोनों सेम इफिशियंसी की नहीं हो सकती। ईच इंजन इज वज, ये भी गलत हो सकता है, यानी कि ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 क्वेश्चन पे देखिए। 6 क्वेश्चन क्या बेटा, ए हीट इंजन एब्जॉर्ब हीट Q1 एट हायर टेम्परेचर एंड रिजेक्ट हीट क्या Q2 एट लोअर टेम्परेचर। तो इसने कहा कि एक हीट इंजन है जो हीट को एब्जॉर्ब करता है Q1 पर और रिजेक्ट करता है Q2 पर, यानी एक सोर्स से और एक सिंक, ये सोर्स से लेता है और ये सिंक से देता है। तो यहाँ पे इफिशियंसी क्या हो गई, सिंक को देता है तो क्या हो गई इफिशियंसी। आप जानते हो इसकी इफिशियंसी, इसका भी डिफिनेशन पड़ा है, ईटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इसका मतलब क्या हुआ, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 अपॉन Q2, ये हो ही नहीं सकता। Q1 अपॉन Q2 माइनस 1, ये भी नहीं हो सकता। 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये डेट इज रॉन्ग, राइट, डेट इज राइट। ये Q2 अपॉन Q1 प्लस 1 हो ही नहीं सकता, यानी दिस इज राइट, यही सही आपका है। क्यों बेटा, सही बोला हूं मैं। अब आ जाओ 7वें क्वेश्चन पर। A gas expand under constant pressure P from volume V1 to V2. The work done by the gas. आपको मालूम है वर्क डन बाय द गैस क्या होता है, W इक्वल टू P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू P, ये क्या हो गया V2 माइनस V1, ये आपका हो गया वर्क डन। कितना हो गया वर्क डन, P V2 माइनस V1। तो आपका ये हो गया P V1 माइनस V2, ये हो ही नहीं सकता। ये भी, ये दोनों नहीं, यही आपका ऑप्शन बी करेक्ट लग रहा है। क्लियर, आप लोग भी करते चल रहे हो ना मेरे साथ साथ। हाँ हाँ, हमसे पहले किया करो, क्वेश्चन तो तुम पहले पढ़ ले रहोगे आगे आगे। ड्यूरिंग, जितनी जल्दी हो जाए कम समय में ज़्यादा काम होना चाहिए बेटा। ड्यूरिंग एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन ऑफ ए गैस इस टेम्परेचर। इसने कहा कि एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन जब होता है तो बताओ इसका टेम्परेचर क्या होता है, फॉल्स होता है कि राइज होता है कि बी जीरो हो जाता है कि रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप जानते हो कि एडियाबेटिक कंप्रेशन के दौरान, जैसे आपने कॉर्नाट साइकिल पढ़ा है, ये कॉर्नाट साइकिल पढ़े हो, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। तो आप देखो यहाँ पे टेम्परेचर T1, यहाँ पे टेम्परेचर T2, ये कर्व थोड़ा सा ऊपर जाता था ऐसे। तो आप यहाँ पे क्या करते थे, ये वाला प्रोसेस कॉम्प्रेशन होता था। देखो ये आइसोथर्मल एडियाबेटिक, आइसोथर्मल एडियाबेटिक। यहाँ पे एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन होता था तो टेम्परेचर इसका T1 T2 से कहाँ जाता था T1, जहाँ पे T1 इज ग्रेटर देन T2। इसका टेम्परेचर क्या होता है कॉम्प्रेशन के दौरान, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। तो क्या होगा, ड्यूरिंग एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन ऑफ ए गैस इट्स टेम्परेचर फॉल्स, ना हो ही नहीं सकता, कौन राइजेस, क्या करेगा, राइज हो जाएगा ना। पढ़ा है हमने कॉर्नॉट में, इसको बढ़ जाएगा बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप करो। ए सिस्टम आफ्टर पासिंग थ्रू डिफरेंट स्टेट्स, ए सिस्टम आफ्टर पासिंग थ्रू डिफरेंट स्टेट रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। अगर कोई सिस्टम डिफरेंट स्टेट से होता हुआ, जैसे यहाँ से यहाँ गया, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे वापस आया, ऐसे गया ऐसे वापस आया, तो बताओ हमें कि ऐसे प्रोसेस को कहते क्या है, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। आप बताओ क्या हो सकता है, कंफर्म है। आप जानते हैं कि कोई भी सिस्टम अगर डिफरेंट स्टेट से होता हुआ अपनी ओरिजिनल स्टेट्स में रिटर्न हो जाता है तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। इज दैट क्लियर, हैव यू एनी प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। थोड़ा बहुत कमेंट किया करो तुम लोग, ताकि पता चले कि हम लोग क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा आपको भी जानकारी होनी चाहिए ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिवर्सेबल। बताना है कि इस सारे प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस रिवर्सेबल है। ट्रांसफर ऑफ हीट बाई कंडक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट बाई रेडिएशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, इलेक्ट्रिक हीटिंग ऑफ नाइक्रोम वायर। आप जानते हो जब हीट कंडक्ट होगा तो भी कुछ ना कुछ लॉस होगा, हीट ट्रांसफर ऑफ हीट बाई रेडिएशन इसमें भी लॉस होगा, इलेक्ट्रिक हीटिंग ऑफ माइक्रो ये भी होगा। आइसोथर्मल कंप्रेशन के दौरान जो होता है आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, यानी एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। तो यही आपका जो प्रोसेस है वो कैसा है, रिवर्सेबल है। ए कॉर्नॉट इंजन वर्किंग बिटवीन
द टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 127, व्हाट इज इट्स इफिशियंसी? कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप T1 निकाल लो। T1 कितना होगा बेटा? T1 आपका होगा 127 प्लस 273, कितना हो गया? 400 केल्विन, क्योंकि हमेशा एब्सोल्यूट में निकालते हैं। T2 कितना दिया है? T2 दिया 27, तो 27 से कितना हो जाएगा? 27 प्लस 273 बराबर 300 केल्विन। क्लियर है? अब ईटा इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 कितना है? T2 आपका है कितना है? 300 अपॉन 400 केल्विन। क्लियर? केल्विन। अब आपका कितना आ गया? ये आ गया 100 अपॉन 400 केल्विन इज इक्वल टू 1/4। तो परसेंटेज इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 1/4 इंटू 100, काट दो, 25%। ये देखो 25%। क्लियर है? 25%। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इम्प्लाइज दैट। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? उसके तो कई थे कथन, कई ठोक तरीके होते कहने के। इसमें देखिए कौन सा इसमें है। नो हीट इंजन कैन बी 100% इफिशियंट, द कार्नोट इंजन इज 100%, होल ऑफ हीट इंजन कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क और नन ऑफ दीज। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि कोई भी ऐसा इंजन बना ही नहीं है जो 100% इफिशियंस हो, माने नो हीट इंजन कैन बी 100% इफिशियंट। क्लियर? चलो 13 देखो बेटा। द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन सिस्टम आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट। स्टीम पॉइंट सेम क्वेश्चन है, कैसे? स्टीम पॉइंट के लिए ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और आइस के लिए 0 डिग्री। इसका मतलब T1 कितना हो गया? 100 प्लस 273 आ गया 373%। और यहाँ पे T2 कितना हो गया बेटा? 0 डिग्री प्लस 273 इक्वल टू 273। अब ईटा इक्वल टू क्या हो गया? ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 से क्या हो जाएगा? 1 माइनस T2 कितना है? T2 आपका है 273 अपॉन 373, आ गया 100 अपॉन 373। तो परसेंटेज इफिशियंसी कैसे निकालोगे? 100 अपॉन 373 इंटू 100। अब इसको आप काट दोगे, काटने के बाद आपका आएगा ये 26.81। अब तो अब ये इतना मल्टीप्लीकेशन तो आना ही चाहिए आप लोग को बेटा, ये 26.81 ये तो आना ही चाहिए मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? 26.81%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 14। ए रिवर्सेबल हीट इंजन कैन बी 100% इफिशियंस इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक। अरे सेम क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस इसी को उलट के पूछ दिया। देखो कैसे, कौन सा क्वेश्चन था? यहाँ पे था एक, हाँ। थ्योरेटिकली इफ द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 100% इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज 0 केल्विन। अब यहाँ ये चीज उल्टा पूछा है। ए रिवर्सेबल इंजन हीट इंजन कैन बी 100% इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक। सेम क्वेश्चन, बस खाली उसका तरीका चेंज कर दिया है। तो 0 केल्विन, कुछ उलट के भी नहीं पूछा है। क्या है, एकदम सेम क्वेश्चन पूछ दिया जैसे था ऊपर, बस उसी क्वेश्चन को लिखने का तरीका चेंज कर दिया इसने। रिवर्सेबल हीट इंजन दे दिया। वर्किंग सबस्टेंस इन कार्नोट इंजन इज, वर्किंग सबस्टेंस इन कार्नोट इंजन क्या है? हीलियम, आर्गन, परफेक्ट गैस, हाइड्रोजन। तो आप जानते हो कि वर्किंग सबस्टेंस कार्नोट इंजन में क्या होता है? परफेक्ट गैस। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आप लोग ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और अगर अच्छा लगा होगा तो अपना देखते रहना क्या करना है। क्लियर हुआ? कोई परेशानी नहीं? तो ठीक है, चलो तब फिर मिलते हैं हम लोग अगली जर्नी में, जर्नी ऑफ फिजिक्स विद अमरीश सर। फिर से एमसीक्यू क्वेश्चंस अगले टॉपिक पर लेके हम चलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद।